नमस्कार। आज हम लोग फिर से हमारी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं आज धन योग को लेकर। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी मेष लग्न। आज हम लोग बात करेंगे वृषभ लग्न के जातकों के बारे में, टॉरस असेंडेंट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि आपकी कुंडली में कितने प्रकार के धन योग हैं, वेल्थ योग हैं, कब वो फलित होंगे और क्या क्या उसका प्रोसेस रहेगा, उसको डिटेल में यहाँ बात करेंगे आज। और इस वीडियो के बाद आप खुद से जान जाएंगे कि हाँ, मेरी कुंडली में इस प्रकार का योग है और वो कब फलित होगा नहीं होगा उसके बारे में। उससे पहले आप एक चीज ध्यान रखिए, हमारी कुंडलियों में, हमारे लग्न चार्ट में बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव योगास भी होते हैं और नेगेटिव योगास भी होते हैं। काफी सारे पॉजिटिव योगास नेगेटिव योगास को न्यूट्रलाइज करते हैं, वहीं जो नेगेटिव योगास है आपके वो पॉजिटिव योगास को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इसीलिए सिर्फ एक योग को देखकर ये कह देना कि ऐसा सब कुछ होगा, ये जरूरी नहीं है। आपको कुंडली के बाकी प्लेसमेंट भी देखने होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ धन योगा के बारे में, वेल्थ योग के बारे में। मैंने इस वीडियो को बेसिकली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहले हम लोग बात करेंगे हाउसेस के बारे में, कौन कौन से भाव रिस्पॉन्सिबल होते हैं धन योग को लेकर। सेकंड हम बात करेंगे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, प्लैनेटरी अरेंजमेंट की ग्रह आपके चार्ट में किस प्रकार से अरेंज हो, किन हाउसेस में हो, क्या ताकि हम कह पाए कि धन योग वेल्थ योग का निर्माण हो रहा है या नहीं। थर्ड हम लोग समझेंगे प्लैनेट की स्थिति के बारे में कि वो आपके चार्ट में स्लो मूविंग प्लैनेट है, फास्ट मूविंग प्लैनेट है या वक्री रेट्रोग्रेड प्लैनेट, उसकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे टाइमिंग ऑफ इवेंट की कि मान लीजिए आपके चार्ट में कोई धन योग बन रहा है तो उसका फल या उसका एक्टिवेशन आपको कब ज्यादा देखने को मिलेगा, दैट इज व्हाट टाइमिंग ऑफ इवेंट। द लास्ट वन इज लग्न एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट द कार्मिक एक्सेस, उसकी हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हाउसेस के बारे में। ये बेसिक एक आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है, जो बहुत बेसिक है। जिनको आइडिया नहीं है कि हम कैसे कुंडली चेक करें, तो आप किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर के हेल्प से आप उसमें डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम डाल के आपकी लग्न कुंडली, आपका D1 चार्ट आपको इजीली मिल जाएगा। यदि यहाँ पर 2 नंबर लिखा है तो आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है। हम जानते हैं कि हमारे चार्ट में 12 भाव है, 12 राशियां हैं। हर एक राशि को कोई ना कोई प्लैनेट रूल करता है, गवर्न करता है। चूंकि वृषभ लग्न की कुंडली है तो लग्न के स्वामी बनते हैं आपके शुक्रदेव। आते हैं हम लोग हाउसेस पे। तो ध्यान रखिए पहले कि आपका 11th हाउस, 11वां भाव, आप ऐसे काउंट कीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। तो बेसिकली आपका जो 11th हाउस है ये रिप्रेजेंट करता है हमारी लाइफ में इनकमिंग गेन्स को। सेकंड हाउस आपका रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ में आपके एसेट्स को, जॉइंट एसेट्स को, पेरेंटल प्रॉपर्टी को, आपकी पेरेंट्स को, फैमिली को हम सेकंड हाउस से देखते हैं। इसको हम बोलते हैं धन स्थान, इसको हम बोलते हैं लाभ स्थान। यहाँ तक की बात ठीक है। तो जो बेसिक प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है आपके चार्ट में, एक तो आप कह लीजिए भाई कि 11th हाउस, एक आप कह लीजिए सेकंड हाउस, एक 9वां स्थान 9th हाउस हम बोलते हैं भाग्य भाव। ये 3 हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे चार्ट में धन योग के निर्माण के लिए। उसके अलावा भी कॉम्बिनेशन है, उसकी भी हम बात करेंगे, बट दीज 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर की राशि लिखिए। 12 नंबर की राशि को रूल करते हैं जुपिटर। कौन रूल करते हैं? गुरुदेव बृहस्पति। तो इसके स्वामी आपके हो गए जुपिटर, मतलब कि 11th लॉर्ड, 11वें भाव के स्वामी आपके जुपिटर। तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि को रूल करते हैं आपके बुध देव, मरकरी। आते ही ठीक है। और आपके भाग्य भाव के स्वामी यहाँ पर है शनिदेव, सैटर्न। इस लग्न में एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर 9th हाउस को लेकर, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। तो पहली बात देखिएगा, ये हमें लिख दिया कि भाई रूलर्स है, इन भावों को रूल करने वाले आपके 11वें भाव को आपके जुपिटर रूल करते हैं, दूसरे भाव को आपके बुध देव और 9वें भाव को आपके शनिदेव, सैटर्न रूल करते हैं। ठीक है, तो अगर जुपिटर अपनी राशि में यहाँ है और मरकरी अपनी राशि में है तो ये अपने आप में एक धनयोग कहलाता है। ठीक है, हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि जुपिटर के साथ या मरकरी आ जाए, मतलब कि 11वें भाव में जुपिटर के साथ सेकंड हाउस का कनेक्शन बन जाए, या सेकंड हाउस में मरकरी के साथ जुपिटर आ जाए, कहने का मतलब है कि इन दोनों भाव
का आपस में किसी प्रकार का कंजक्शन, युति अगर हो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा धन योग बनता है। नवम भाव का स्वामी अगर इनके साथ बैठता है तब भी वो धन योग का निर्माण होता है, धन योग का निर्माण होता है, क्योंकि ये आपके लाइफ में जो आपका भाग्य है, आपका जो लक है, आपका जो फॉर्चून है, उससे रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज इमेंस वेल्थ कमाने के लिए लक का इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। हार्ड वर्क से ही सब कुछ नहीं होता, ये हम सब लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात। तो मैंने पहले कहा कि इन तीनों भावों का आपस में कनेक्शन या इनके स्वामी यदि साथ में बैठते हैं तो वो अपने आप में एक मेजर या एक बड़ा धन योग, एक वेल्थ योग का निर्माण करता है। यहाँ तक की बात ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हाउसेस के जो वेल्थ एस्पेक्ट है, उनका धन योग निर्माण करने की जो प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ। बाकी चीज़ों की मैं डिस्कस नहीं कर रहा। मतलब 11th हाउस आपके एल्डर ब्रदर को भी रिप्रेजेंट करता है, सोशल सर्कल को भी रिप्रेजेंट करता है, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैंने अलग से डिटेल वीडियो बना रखे हैं सभी हाउसेस के स्वामियों की अलग अलग भाव में स्थिति है, अगर है तो उस प्रकार उसके अनुसार कैसा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, उसके मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ। आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। यहाँ तक की बात ठीक है। तो हमने कहा कि इन तीनों का आपस में कनेक्शन। अभी इंपॉर्टेंट चीज, चूंकि वृषभ लग्न एक स्थिर लग्न है, इट इज अ फिक्स्ड असेंडेंट। तो फिक्स असेंडेंट के केस में जो 9th हाउस का स्वामी होता है वो बाधक ग्रह बनता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्थिर लग्न में 2, 5, 8, 11 स्थिर लग्न में तो नवम भाव का स्वामी जो होता है वो बाधकेश आपका बाधक ग्रह बनता है। तो यहाँ एक ट्विस्ट है। तो ये जो बाधक ग्रह का कॉन्सेप्ट जो है, अगर आप कालिदास जी की एक पुस्तक है उत्तरा कालमृता, उसमें बहुत डिटेल में समझाया गया, आप उसे जरूर पढ़िएगा आपको जब भी मौका मिले तो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं। नहीं भी है तो बिल्कुल बेसिक सी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बाधक ग्रह का यहाँ रोल क्या, देखो बाधक ग्रह जो है वो सैटर्न बनता है, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ चूंकि सैटर्न आपके 9th हाउस को रूल कर रहा है, तो बाधक ग्रह यहाँ पर वेल्थ को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, बिकॉज वेल्थ इज अ डिफरेंट थिंग। वेल्थ एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत अलग चैप्टर, एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, मनी की बात कर रहा हूँ, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। शांति अलग कॉन्सेप्ट है, संपन्नता अलग कॉन्सेप्ट है। हम वेल्थ की बात कर रहे हैं। तो वेल्थ में बाधक ग्रह वेल्थ को अर्न करने में, पैसे को कमाने में दिक्कत कभी क्रिएट नहीं करता। रिमेंबर दैट थिंग। हाँ, चूंकि नवम भाव में आपका बाधक 9th हाउस आपका बाधक हाउस है, सैटर्न आपके बाधकेश है, तो ये जरूर है कि अगर ये एक्सॉल्टेड होते चार्ट में, अगर ये मान लो एक्सॉल्ट होके यहाँ बैठ जाए लिब्रा साइन में, और बिल्कुल विशाखा नक्षत्र में अगर बैठ जाए, मान लो 6th हाउस में बैठ जाए, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपके पिता के साथ, आपके जो लाइफ में एल्डरली फिगर है उनके साथ, आपके गुरुओं के साथ बहुत अच्छी नहीं बनती हो, फादर की हेल्थ में इश्यूज देखे जाए, ऐसा पॉसिबल है। मैं फिर से कर रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि मैं सिर्फ एक हाउस के बिहाफ पे प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, पूरी कुंडली के बिहाफ प्रेडिक्शन नहीं कर रहा। एक बात तो ये सडन बादकेश बनते तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपको ऐसा लगे कि आपके इमोशंस को कोई नहीं समझता, और या इमोशनली आपको सपोर्ट नहीं कर रहा हो, जिनसे आप सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि इमोशनल, वो आपको नहीं मिल रहा। बिकॉज सैटर्न इज व्हाट, अ प्लैनेट ऑफ व्हाट, डिले। इट इज अ कोल्ड प्लैनेट। ये आपकी लाइफ में रेस्ट्रिक्शन को दिखाता है, इमोशंस को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो इमोशनल स्टेबिलिटी को लेकर आपको दिक्कतें आ सकती है, स्पेशली शनि की दशा में या अंतर्दशा में। यहाँ तक की बात। तो आई होप आपको ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ बाधक प्लैनेट इन आवर बर्थ चार्ट। बट हाँ, बाधक प्लैनेट कभी भी पैसे को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, बिकॉज वैसे भी मनी को, पैसे को एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा नहीं बताया गया है, बहुत अच्छा नहीं बताया गया है। इसलिए आपको ध्यान होगा कि सेकंड हाउस को हम लोग मारक स्थान में बोलते हैं। चलो, उसका रीजन तो एक और है, बिकॉज ये तीसरे भाव से 12वां पड़ता है, और तीसरा भाव आपका क्या है, तीसरा भाव आपकी वाइटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी प्राण ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि प्राण ऊर्जा से ये 12वां भाव इसलिए मारक स्थान है, बट क्योंकि ये धन भाव भी है, तो पैसे को एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में बहुत अच्छे तबके पर नहीं रखा गया है। ध्यान रखिए इस चीज को। एस्ट्रोलॉजी में हमेशा मेन फोकस रहा है आपके पीस पे, आपकी शांति पे, आपकी संपन्नता पे। चलो, वो डिटेल में हो जाएगा, मैं फिलहाल उस पर नहीं जा रहा, हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि इसका और इन तीनों भावों का आपस में कनेक्शन है, तो डेफिनेटली आपके चार्ट में एक वेल्थ योग बनता ही बनता है।
7th हाउस रिप्रेजेंट पार्टनरशिप एंड मैरिज ऑल्सो। तो मान लीजिए कि 7th लॉर्ड का 2nd के साथ, 7th लॉर्ड का 11th के साथ कोई भी कनेक्शन हो, मतलब कि ये आपका यहाँ बैठ जाए या फिर ये यहाँ चला जाए, 2nd लॉर्ड 7th हाउस में आ जाए या 7th हाउस 2nd लॉर्ड में चला जाए, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि मैरिज के बाद, विवाह के बाद आपके जीवन में भाग्योदय होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ तक की बात ठीक है। एक और पॉइंट, 5th हाउस ये आपका, यहां से हम हमारे पुण्य कर्मों को देखते हैं जो पास्ट लाइफ हमने किए हैं, संतान पक्ष को भी देखते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपकी इंटेलिजेंस का हाउस है, आपकी क्रिएटिविटी का हाउस है। तो मान लीजिए कि 11th लॉर्ड आपका 5th हाउस में बढ़ जाए, सपोज कीजिए, तो ये अपने आप में एक राजयोग है। कैसे? आपके पास डेफिनेटली कोई ना कोई क्रिएटिव स्किल होगी, या आपकी कोई ना कोई ऐसी हॉबी होगी जो, या उसकी हेल्प से अगर आप करियर बनाने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली आप लाइफ में अच्छा करते हुए दिखे जाते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी, व्हाट आर द प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन एंड प्लैनेटरी प्लेसमेंट। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात मैं और कहना चाहूंगा यहाँ पे आपको, कि मान लीजिए आपके चार्ट में जुपिटर के साथ यहाँ चंद्रमा बैठ जाए, जुपिटर के साथ यहाँ चंद्रमा बैठ जाए, जो कि आपके तीसरे भाव के स्वामी है, 11वें भाव में, तो ये गज केसरी योग बनता है। ध्यान रखिएगा, मैंने गज केसरी योग पर डिटेल वीडियो बनाया, आप जरूर देखिएगा। मान लीजिए किसी प्रकार का अफ्लिक्शन ना हो, राहु केतु का इन्फ्लुएंस ना हो, सैटर्न का इन्फ्लुएंस ना हो, तो ये एक गज केसरी योग बनता है। ये आपके पास्ट लाइफ के जो गुड कर्मास है उसकी वजह से इस जीवन में फलित होगा। और गज केसरी योग यह दिखाता है इस जीवन में आप पहली बात तो गज केसरी योग का लिक्विड कैश से कोई लेना देना नहीं है, कि आप पैसा कितना कमाएंगे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन फैलाया गया है हमेशा की तरह एस्ट्रोलॉजी में। अगर आप बहुत से वीडियोस देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा। एक्चुअल में गज केसरी योग, गज इज व्हाट? एलिफेंट, केस इज द लॉयन, एलिफेंट रिप्रेजेंट विजडम, लॉयन रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ। तो गज केसरी योग वो है जो आपकी बुद्धिमत्ता को, आपके विजडम को स्ट्रेंथन करता है, जिसकी वजह से आप लाइफ में अच्छा डिसीजन लेते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं। या ऐसा कह दीजिए कि इसका जो प्योरेस्ट फॉर्म है गज केसरी योग का, वो ये है कि आप से पूछ कर डिसीजन लिए जाते हैं जीवन में, लेकिन लोग आपकी एडवाइस लेते हैं, या आपके चले जाने के बाद भी लोग आपको याद करते हैं आपके कामों की वजह से, आपके डीड की वजह से, आपके अच्छे कर्मों की वजह से। दैट इज द गज केसरी योग। ये मतलब होता है गज केसरी योग का, कि आपकी लाइफ में आपको बहुत रेपुटेशन मिलेगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। दैट इज द गज केसरी योग। नॉट कि भाई आप कितना पैसा कमाएंगे, उसका कोई लेना देना नहीं गज केसरी योग से। सो आई होप ये पॉइंट समझ में आएगा आपको। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। ये प्लैनेट स्टेटस मैं इसको 3 तरह से डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट वन इज, एक आप कह लीजिए कि स्लो मूविंग प्लैनेट है, एक आपका कह लीजिए आप फास्ट मूविंग प्लैनेट है, और एक आप कह लीजिए कि प्लैनेट यदि आपका रेट्रोग्रेड है, वक्री है। मैं कंबस्ट की बात नहीं कर रहा है फिलहाल यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता मनी को लेकर। स्लो मूविंग प्लैनेट, फास्ट मूविंग प्लैनेट, हमारे चार्ट में जुपिटर एंड सैटर्न, ये 2 प्लैनेट जो स्लो मूविंग प्लैनेट है। जुपिटर लगभग एक राशि में 1 साल तक रहते हैं, शनिदेव वही एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहते हैं। तो ये दोनों प्लैनेट स्लो मूविंग प्लैनेट है। इसके अलावा सन, मरकरी, मार्स, वीनस, एंड ऑब्वियसली वी नो चंद्रमा, मून ऑल्सो, ये आपके फास्ट मूविंग प्लैनेट है, फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो देखिए जुपिटर, सैटर्न। अब उससे पहले एक चीज और देखिए आप लोग, मैं समझाऊंगा उस बात को भी। जुपिटर और सैटर्न चूंकि स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जो वेल्थ का अक्यूमुलेशन होगा वो धीरे धीरे होगा। मान लो यहाँ जुपिटर इसी भाव में बैठे हैं, गुरुदेव बृहस्पति यहीं बैठे मान लीजिए, और मान लीजिए सैटर्न भी यहाँ बैठ गया आके मान लीजिए, या इन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिया, परिवर्तन योग बना लिया, मान लीजिए ये इसकी राशि में आ गए और ये शनिदेव गुरु की राशि में चले गए। तो अगर जुपिटर या सैटर्न यहाँ पर बैठे हैं तो वो ये रिप्रेजेंट करता है कि वेल्थ अक्यूमुलेशन स्लो धीरे धीरे होगा, तय है ये बात। और साथ ही जो वेल्थ क्रिएट होगी विद द टाइम, धीरे धीरे वो स्टडी होगी, स्थिर होगी, आपकी लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। एक बात तो ये रोल है स्लो मूविंग प्लैनेट का। वही मान लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपका 2nd लॉर्ड मरकरी है,
मरकरी यहाँ बैठा है, मान लीजिए सिर्फ बुध ग्रह अकेला बैठा है, या बुध यहाँ बैठा है, तो ये एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है जो वेल्थ क्रिएशन में, मनी क्रिएशन में आपको ज़्यादा हेल्प करेगा बजाय जुपिटर और सैटर्न के, इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दीज आर द फास्ट मूविंग प्लैनेट, दीज आर द स्लो मूविंग प्लैनेट। तो कई बार आपने देखा होगा चार्ट में कि भाई यहाँ जुपिटर बैठे हैं या शनिदेव बैठे हैं, उनकी दशा या अंतर्दशा आ गई, फिर आप फील करेंगे भाई हाँ मेरे चार्ट में तो 11th लॉर्ड की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, फिर वेल्थ क्रिएट क्यों नहीं हो रही? द रीजन इज व्हाट, कि प्लैनेट का जो बेसिक नेचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एस्ट्रोलॉजी में। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए इस चीज़ को आप लोग। यही मान लो भाई फास्ट मूविंग प्लैनेट आपके इस हाउस को ओन करता, रूल करता, और वो यहाँ बैठा होता, तो यू फील कि हाँ चीज़ें थोड़ी सी जल्दी हो रही है, फास्ट हो रही है। आई होप ये पॉइंट समझ में आपको। थर्ड वन इज द रेट्रोग्रेड, वक्री ग्रह। मान लीजिए जुपिटर आपके चार्ट में है और वो वक्री है, आप अगर चार्ट में देखेंगे आपको एक स्टार बना दिखेगा किसी प्लैनेट के ऊपर, वो रिप्रेजेंट करता है कि वो ग्रह वक्री है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जाता मैं। वक्री ग्रह जो है वो हमारे चार्ट में हमारे कार्मिक बैगेज को रिप्रेजेंट करता है, पिछले जन्म के जो भी आपके ड्यू कर्माज है उनको रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि इन शॉर्ट, सपोज कीजिए या जुपिटर वक्री नहीं होता मान लीजिए, तो जो कोई वेल्थ आपने 5 साल में अर्न की, जो मनी आपने 5 साल में अर्न करी, वहीं अब मान लीजिए जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड है तो अब आपको समय लगेगा 6 साल, 7 साल, 8 साल। यू हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स देयर, आपको वहां कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जुपिटर रेट्रोग्रेड प्लैनेट इज व्हाट, ये वो रिप्रेजेंट करता है, कार्मिक बैगेज को रिप्रेजेंट करता है कि आपको वहां एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। बिकॉज जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड है वो ये दिखाता है कि आप किसी क्राफ्ट में हैं तो आप वहाँ बहुत इन डेप्थ चले जाते हैं, आप परफेक्शन की चीज करते हैं, ऐसा कुछ, उसकी वजह से थोड़ा टाइम डिले हो जाता है। बट फिर से कहूँगा प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड है या जुपिटर या सैटर्न है और वो 11th हाउस में है, सेकंड हाउस में है, तो वो ये दिखाता है कि वेल्थ अक्यूमुलेट भले ही लेट होगी बट वो लॉन्ग लास्टिंग होगी हमेशा। रिमेंबर दैट थिंग। तो आई होप पॉइंट नंबर 3 आपको क्लियर है। पॉइंट नंबर 4 पे हम लोग आते हैं टाइमिंग ऑफ इवेंट की, कब ये योग हमारे चार्ट में जो है वो फलित होंगे, उसकी हम बात करते हैं। देखिए इसको मैं 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहा हूँ, एक तो मैं ट्रांजिट की बात कर लेता हूँ, गोचर, और एक आपकी अंतरदशा। बिकॉज जरूरी नहीं है कि जीवन में सभी ग्रहों की महादशा है, इसलिए हम लोग अंतरदशा पर फोकस कर रहे हैं। ट्रांजिट आप जानते हैं, गोचर, मान लीजिए कि भाई जुपिटर आपके इसी भाव में था, या मरकरी मान लीजिए कि आपके किसी भी राशि में मान लेते हैं, फिलहाल मैं यही एग्जांपल लेता हूँ, जुपिटर आपके 11वें भाव में ही था। कब? ड्यूरिंग द बर्थ। अभी जो आपकी लग्न कुंडली है उसमें जुपिटर इस भाव पे है, ठीक है। अब जब वापस ट्रांजिट होकर वो वापस इसी राशि में आएगा, इसी भाव में जब वापस वो आएगा, उस समय यू फील सम पॉजिटिविटी, यू फील सम अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी। मान लीजिए इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने जीवन में पहले 4 इंटरव्यू दिए और आपका एक ही इंटरव्यू क्लियर हुआ, पर जैसे ही ट्रांजिट में जुपिटर यहाँ आएगा अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। एक तो आपके पास ऑप्शन बढ़ेंगे कि 4 की जगह आप 6 इंटरव्यू दे पाएंगे, और जहां पहले एक इंटरव्यू क्लियर हुआ अब आपके 2-3 इंटरव्यू क्लियर हो। दैट टाइप ऑफ थिंग इज देयर बिकॉज जुपिटर यहाँ आपके विजडम को एक्सपैंड करेगा ड्यूरिंग दैट टाइम, या आप सही निर्णय लेना, सही डायरेक्शन में जाना ये ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे उस समय। तो ये बात हुई ट्रांजिट की। सिमिलरली जब भी जो भी ग्रह आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण कर रहे हैं, उनकी अंतर्दशा जब भी आएगी आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा फील होगी, या आपको अपॉर्चुनिटी लाइफ में ज्यादा मिलेगी उस समय में। तो उस टाइम को डेफिनेटली आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें, उसके हिसाब से आप प्लान करें, तो आप एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से लाइफ में एक्सेल करते हुए देखे जाएंगे। दिस इज व्हाट द पॉइंट नंबर 4। सो नाउ द पॉइंट नंबर 5, लग्न एंड कार्मिक एक्सेस। देखिए मान लीजिए हमारे प्लैनेट, हमारे कुंडली में किसी प्रकार का कोई धन योग नहीं बन रहा, सपोज कीजिए कोई धन योग नहीं बन रहा, बट हमारा लग्न अभी यदि स्ट्रेंथफुल है, मतलब वीनस अगर आपके चार्ट में अपने ही राशि में बैठा है या अच्छे साइन में, अच्छे हाउसेस में अगर बैठा है वीनस, तो मान के चलिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है हमें लाइफ में, जो भी बेसिक कह लीजिए एमिनिटीज हमें चाहिए, जो बेसिक सुख सुविधाएं हमारे जीवन में, वो सभी आपको दे देगा। क्या है ये? वो डिपेंड करेगा कि उसका समय दशा कब आती है। बट हाँ,
जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी लाइफ में होगा वो मिल जाएगी। वेन एवर द लग्न इज द स्ट्रॉन्ग इन द बर्थ चार्ट, बिकॉज लग्न आपका क्या है, लग्न आपके पूरे चार्ट का ड्राइवर है। तो ड्राइवर अगर बहुत सही है हमारे किसी व्हीकल का, तो मान के चलिए हम जो हमारी मंजिल है वहां तक हम लोग आज नहीं तो कल तो पहुंच ही जाएंगे ना। दैट इंपॉर्टेंस इज वॉट द लग्न एंड लग्न लॉर्ड। आई होप ये आपको समझ में आऊंगा। The last, the most important, the catalyst of the birth chart, that is the karmic axis. Karmic axis is what? The placement of Rahu and Ketu in your birth chart. राहु केतु आपके बर्थ चार्ट में कहाँ प्लेस होता है, वो हमारे कार्मिक एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारा जो पुनर्जन्म होता है, या हमारा जो हमने इस शरीर में हमने जन्म लिया है, वो उसका मेन रीजन राहु केतु का प्लेसमेंट है। बिकॉज राहु कहीं ना कहीं दिखाता है कि पिछले जन्म में आपकी ये इच्छाएं अधूरी रह गई थी, तो उसके हिसाब से उसका बर्थ में प्लेसमेंट होगा, सॉरी चार्ट में उसका प्लेसमेंट होगा। तो हम राहु जहां भी बैठता है हमारे चार्ट में, सपोज कि राहु हमारा बैठता चार्ट में 4th हाउस में मान लीजिए, तो हमारा काफी फोकस ये रहेगा लाइफ में कि फैमिली को स्टेबलाइज करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, या हमारी काफी जो एनर्जी है वो फैमिली के अराउंड, वाहन सुख सुविधाएं, घर, फैमिली, उसके अराउंड खर्च होती हुई देखी जाएगी। मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया राहु एंड केतु के डिफरेंट हाउस में प्लेसमेंट को लेकर, आप जाकर जरूर देखिएगा। केतु ये रिप्रेजेंट करता है हमारे लाइफ बर्थ के, कि हमने लाइफ पिछले जन्म में किस चीज को लेकर हमने ध्वजा फहरा दी, किस चीज को हमने लाइफ में अचीव कर लिया, एक्यूमुलेट कर लिया, कनकर कर लिया, जीत लिया, उसे केतु रिप्रेजेंट करता है। तो केतु जिस भाव में बैठेगा वहां फिर से हमें डिटैचमेंट फील होगा। मान लो केतु का 10th हाउस में, तो फिर आपका ऑफिस एनवायरनमेंट में आपका मन नहीं लगेगा, इस तरह कुछ होगा। दैट इज व्हाट केतु इन द 10th हाउस। सो फॉर दिस लग्ना, टॉरस एसेंडेंट के लिए सबसे बेस्ट प्लेसमेंट कौन सी है, स्पेशली फॉर वेल्थ पर्पस। यदि मान लीजिए कि आपके चार्ट में राहु 2nd हाउस में बैठ जाए, केतु 8th हाउस, ये प्लेसमेंट जो आपकी है, इट इज द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर दिस लग्न टू अक्यूमुलेट मोर वेल्थ। मैं सिर्फ वेल्थ की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा 2nd हाउस और भी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, उन कारक पदों को मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो अगर आपके चार्ट में राहु केतु यहां अगर बैठे हैं, तो मान के चलिए राहु यहां पर अपने आप पैसे को, अपने आप मनी को अट्रैक्ट करेगा। इट वर्क एज अ मैग्नेट हियर डेफिनेटली। तो लाइफ में आपको पैसे को लेकर बहुत दिक्कतें नहीं होंगी, बाकी दिक्कतें हो सकती है, राहु 2nd हाउस में तो और भी चीजें हैं वहां पर, बट समहाउ लिक्विड कैश, पैसा, वो आपकी लाइफ में इतना बड़ा इशू नहीं होगा। सो यहाँ राहु केतु का ये जो प्लेसमेंट है, ये एज अ कैटलिस्ट काम करता है। और जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी कहा कि कैटलिस्ट एक केमिस्ट्री की टर्म है, दैट इज व्हाट, कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट वो एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसकी कम कर देता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप ये चीज समझ सकते हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि दिस प्लेसमेंट ऑफ राहु एंड केतु इज व्हाट, गुड फॉर अर्निंग मोर मनी। सो ये कि मेरा छोटा सा एनालिसिस था। आई होप ये आपको समझ में आएगा, कुछ आपको वैल्यूएबल इंसाइट देगा कि हाँ, मैं खुद से मेरी कुंडली में जो धन योग है उसको कैसे ढूंढ सकता हूँ, उसको पढ़ सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ। तो यदि आपको ये वीडियो जरा भी मीनिंगफुल लगा हो, देन काइंडली डू लाइक, शेयर, कमेंट, फीडबैक जरूर दीजिएगा आप मुझे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा। इट विल हेल्प मी अ लॉट। और अगर आप बहुत 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 ज़्यादा इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, तो डेफिनेटली आप मुझे सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। टिल देन, अगले वीडियो के लिए हम लोग मिलेंगे फिर से दोबारा। टिल देन, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।